5 जून 1967 इजिप्ट के टैंक्स तैयार खड़े हैं, उनके जंगी जहाज भी तैयार खड़े हैं और ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। अचानक से इजिप्ट की एयर स्पेस में कई सारे फाइटर जेट्स दिखने लगते हैं। जब तक वो कुछ समझ पाते उन पर तुरंत अटैक होना शुरू हो गया। इससे पहले कि वो कुछ एक्शंस लेते तबाह हो चुके थे, उनकी कमर टूट चुकी थी। जो टैंक्स परमिशन का इंतजार कर रहे थे अब वो मलिया मेट हो चुके थे। जो जहाजें अटैक के लिए तैयार की गई थी वो उड़ने से पहले ही तबाह हो चुकी थी। और उस दिन ऐसा सिर्फ इजिप्ट में ही नहीं बल्कि लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इराक में भी हुआ, जहां पर सारे लोग मिल करके इजराइल पर अटैक करना चाह रहे थे। इजराइल ने उनके अटैक से पहले ही उन पर अटैक कर दिया और उनकी सारी अटैकिंग कैपेबिलिटी को मलियामेट कर दिया। ये था 6 डे अरब इजराइल वॉर, जिसमें इजराइल ने अपनी एक क्लियर विक्ट्री अनाउंस की। और इजराइल की इस जीत को पूरी दुनिया ने विटनेस किया। कट टू 13 जून 2025, इजराइल ने सोचा कि एक बार फिर से 6 डे वॉर करते हैं, लेकिन इस बार कई सारे अरब देशों के साथ नहीं बल्कि एक नॉन अरब देश ईरान के साथ। So Iran, बढ़िए, a free Iran is no dream. ईरानी टाइम के हिसाब से सुबह के 3:30 कुछ धमाकों की आवाज सुनाई दी। कुछ देर में ऑफिशियल्स को पता चला कि उनके डिफेंस सिस्टम पर ड्रोन से अटैक किया गया है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते करीब 200 इजरायली फाइटर जेट ईरानियन एयर स्पेस तोड़ते हुए ईरान में दाखिल होते हैं और फिर करीब 100 से ज्यादा टारगेट को हिट किया गया। टॉप मिलिट्री कमांडर को एलिमिनेट कर दिया गया, IRGC के टॉप कमांडर्स को एलिमिनेट कर दिया गया, यहां तक कि आयतुल्ला अली खामनेई के सबसे करीबी आदमी और उनके एडवाइजर अली शमखानी को भी टारगेट किया गया। और फिर इसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ऐलान करते हैं कि हमने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है। Tonight I wish to speak to you, the proud people of Iran. We're in the midst of Operation Rising Lion. ईरान के मिलिट्री और IRGC के टॉप कमांडर्स को एलिमिनेट कर दिया गया है, साथ में ही न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी मार दिया गया है। और ये ऑपरेशन राइजिंग लायन अभी खत्म नहीं हुआ है, ये आगे भी चलेगा। This operation will continue for as many days as it takes. और जिस तरीके का ये एक मैसिव अटैक था, दुनिया ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ईरान इतनी बहादुरी के साथ फिर से रिटेलिएट कर सकता है, क्योंकि उसके मिलिट्री के टॉप कमांडर्स, उसके बैलिस्टिक मिसाइल के स्टॉक फाइल, सारी चीजों को टारगेट किया गया था। उसकी डिटेल्स पे वीडियो में अभी हम आगे बात करेंगे। लेकिन जब ईरान ने रिटेलिएट किया तो ये इजराइल का 6 डे वॉर फॉर्मूला उस पर उल्टा ही क्यों पड़ गया। जिस ऑपरेशन राइजिंग लाइन को लेकर के इजराइल इतना कॉन्फिडेंट था कि अभी ये आगे चलने वाला है, कुछ ही दिन गुजरने के बाद वो वेस्टर्न कंट्रीज से हेल्प मांगने लगा कि उसके इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं, उसकी मदद की जाए। ईरान ने इजराइल के शहरों में जिस लेवल पर तबाही मचाई, इजराइल इतना मजबूर हो गया कि उसने बैन कर दिया कि कोई भी अटैक के साइट पर वीडियो नहीं बनाएगा, उधर के फोटो खींच करके वायरल नहीं करेगा। गवर्नमेंट जिन साइट्स को चाहेगी सिर्फ उन्हें ही वायरल करेगी। सामने से दोनों सीज फायर के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन दोनों बैक चैनल से दूसरे देशों से कह रहे थे कि किसी तरीके से सीज फायर कराओ, हमें किसी तरीके से शांति मिले, क्योंकि दोनों की हालत बद से बदतर होती जा रही। तो आज हम समझेंगे 12 डे वॉर को। इसमें इन दोनों देशों ने अपने मिलिट्री मसल्स दिखाए, लेकिन दोनों ने खोया भी बहुत कुछ। दुनिया को इस जंग से क्या पर्सपेक्टिव मिला और उससे भी बढ़कर एज एन इंडियन हमें इस जंग से क्या सीख मिलती है, जानते हैं आज के इस वीडियो में। बेंजामिन नेतन्याहू, जिनका दशकों से सपना था ईरान पर अटैक करना, लेकिन डायरेक्ट ईरान पर अटैक करना मतलब कई सारे फ्रंट पर एक साथ जंग करने जैसा है। जस्ट इन केस कि इजराइल शुरू में ही ईरान पर अटैक कर दे, ईरान तुरंत रिटेलिएट तो करेगा ही, लेकिन उसके साथ इजराइल के नॉर्थ में हिजबुल्लाह तुरंत एक्टिव होगा, इजराइल के साउथ में हमास एक्टिव हो जाएगा और फिर यमन में हुतीज एक्टिव हो जाएंगे। और इस तरीके से इजराइल को कई फ्रंट पर वॉर लड़नी पड़ेगी और वर्ल्ड ट्रेड चौक पॉइंट्स को डिसरप्ट कर दिया जाएगा या ऑलमोस्ट बंद कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद प्रेशर कई देश ईरान पर नहीं इजराइल पर लगाते कि सीज फायर करो। इसलिए इजराइल ने एक अलग तरीका अपनाया, ईरान के पावर स्ट्रक्चर को समझा,
जिसमें सबसे ऊपर आते हैं ईरान के प्रॉक्सीज, जिसमें आते हैं हिजबुल्लाह, हमास और हुतीज। और फिर आता है 7 अक्टूबर 2023, हमास ने इजराइल पर अटैक कर दिया। इजराइल के पास पूरी इंटेलिजेंस थी, वो इसे चाहते तो रोक सकते थे। कई देशों ने इजराइल को वार्न भी किया था, लेकिन इजराइल अगर ये अटैक रोक देता तो नेतन्याहू का जो सपना है दशकों से ईरान पर अटैक करना, ईरान पर वो अटैक कैसे करता। इसलिए उन्होंने ये अटैक होने दिया और फिर एक बहाना मिला कि ईरान की पावर पिरामिड में सबसे ऊपर आने वाले ये ईरानी प्रॉक्सीज को खत्म करने का मौका है, इसलिए उन्होंने रोका नहीं। और फिर अगले ही दिन इजराइल ने हमास पर अटैक करना शुरू किया और धीरे धीरे करके हमास की टॉप लीडरशिप को टोटली एलिमिनेट कर दिया गया। फिर वो चाहे मिलिट्री लीडरशिप हो या फिर पॉलिटिकल लीडरशिप हो, सारे लोगों को चुन चुन करके एलिमिनेट कर दिया गया। लेकिन अब बारी थी हिजबुल्लाह की। हिजबुल्लाह हमास से थोड़ा एडवांस है, उसके पास ताकत ज्यादा है, उसके पास ज्यादा ट्रेंड फाइटर हैं। तो इजराइल ने सबसे पहले उनके कुछ लीडर्स को टारगेट किलिंग में मारा। उसके बाद फिर हसन नसरुल्लाह समेत उनके कई सारी टॉप लीडरशिप एक मीटिंग में थे, उनको बंकर बस्टर बॉम्ब से उड़ा दिया। और इसके साथ हिजबुल्लाह लीडरलेस हो चुकी थी, हिजबुल्लाह की सारी लीडरशिप एलिमिनेट हो चुकी थी। उसके सिर्फ 10 दिन के पहले ही इजराइल ने पेजर अटैक करके कई सारे हिजबुल्लाह फाइटर्स को जख्मी कर दिया था। अब हिजबुल्लाह का भी कमर टूट चुका था, इसलिए इजराइल की अब नजर पड़ती है सीधा हुतीज पर। हुतीज टाइम टू टाइम इजराइल पर मिसाइल्स छोड़ते रहते थे और बाबल मंदब से गुजरने वाली इजरायली शिप को वो लोग किडनैप करते थे, जिससे वर्ल्ड ट्रेड काफी ज्यादा इफेक्ट हो रहा था। तो इजराइल ने इनकी सप्लाई चेन तोड़ने की कोशिश की। यूएस, यूके और दूसरे देशों ने भी मिल करके इन पर बमबारी की। जब ईरान की प्रॉक्सीज ऑलमोस्ट पावरलेस हो चुकी थी, तब इजराइल को अपना अगला टारगेट दिखता है, IRGC। इजराइल ने सिंपली IRGC में अपने एजेंट्स को इंजेक्ट किया और कई सारे IRGC कमांडर्स को खरीद लिया, उन्हें एक स्पाई बना दिया। इजरायली एजेंट IRGC में इतना ज्यादा पेनिट्रेट कर चुके थे कि इस्माइल हानिया, हमास के पॉलिटिकल लीडर के असैसिनेशन से 3 महीने पहले ही उनके बेडरूम में एक्सप्लोजिव को रख दिया गया था। और अब नेतन्याहू का दशकों का सपना पूरा होने वाला था, ईरान पर हमला। लेकिन उससे पहले ईरान में मोसाद का एक पूरा जाल बिछाया गया। वहां पर कुछ लोगों को खरीद करके उन्हें ड्रोन असेंबलिंग की ट्रेनिंग दी गई। धीरे धीरे करके बहुत सारे ड्रोन्स के पार्ट को स्मगल करके ईरान के अंदर लाया गया और मोसाद के एजेंट्स ने इन स्पाइस को पूरी फुल ट्रेनिंग दी कि कहां पे इसको उड़ाना है और कहां पे इसे ब्लास्ट करना है। और इस प्लानिंग के साथ सारे लोग तैयारी कर रहे थे। तैयारी कंप्लीट हुई तो उन्हें मैसेज दिया गया टाइमिंग के साथ कि इस टाइम तुम्हें इस लोकेशन पर इस डिफेंस सिस्टम पर अटैक करना है अपने ड्रोन के थ्रू। मोसाद का यह पेनिट्रेशन इतना हैवी था कि उन्होंने ईरान के अंदर ही अपना एक ड्रोन लॉन्च स्टेशन बना लिया था। अब सारे ड्रोन्स अटैक के लिए रेडी थे और स्पाइस भी। तो जैसे ही इन्हें एक्शन लेने का मैसेज मिला, इन्होंने अपने ड्रोन से लोड गाड़ियों को ले जाकर के मिलिट्री फैसिलिटीज के करीब खड़ा किया, एयर डिफेंस सिस्टम के पास खड़ा कर दिया और फिर इन ड्रोन से उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम पर अटैक किया और दूसरे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर अटैक किया। जब तक ऑफिशियल्स को समझ में आता कि हुआ क्या है, उससे पहले इजराइल के करीब 200 फाइटर जेट्स ईरानियन एयर स्पेस तोड़ते हुए वो ईरान के अंदर आते हैं, क्योंकि ईरान के ज्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम को इजरायली स्पाइस ही ईरान के अंदर रह करके ही उन्हें डिसमेंटल कर चुके थे। लेकिन फिर भी कुछ एयर डिफेंस सिस्टम जो कि किसी सीक्रेट जगह पर प्लेस थे वो बच जाते हैं। तो इसके लिए इजराइल ने एक और रास्ता निकाला। उसने यूएस मेड एक ड्रोन ईरान के फिजा में उड़ाया। जब ईरानियन डिफेंस सिस्टम इसे डिटेक्ट करके शूट डाउन करने लगता है, तब उनके डिफेंस सिस्टम के लोकेशन एक्सपोज हो जाते हैं इजरायली के सामने और फिर इजराइल अपने एडवांस फाइटर जेट का यूज करके उन डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर देता है। यह अटैक पूरे 3 वेव में होता है। फर्स्ट वेव में एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया गया। जब एयर डिफेंस सिस्टम कंप्लीटली तबाह हो गए तो उसके बाद सेकंड वेव लॉन्च किया और सेकंड वेव में बैलिस्टिक मिसाइल के स्टॉक फाइल और उनके लॉन्चिंग सिस्टम को तबाह किया गया ताकि वो रिटेलिएट ना कर सकें और IRGC के हेडक्वार्टर्स को भी हिट किया गया। अब इजराइल थोड़ा सुकून में था कि उसने ईरान की रिटेलिएटरी कैपेबिलिटी को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के स्टॉक फाइल और लॉन्चिंग सिस्टम को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। लेकिन यह बात इजराइल को भी पता थी कि ईरान अपने लॉन्चिंग सिस्टम और बैलिस्टिक मिसाइल को फिर से मैन्युफैक्चर कर सकता है, कुछ दिन में या फिर कुछ हफ्तों में। इसलिए उसने अपना थर्ड वेव लॉन्च किया। थर्ड वेव में इजराइल ने मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को टारगेट किया और उन्हें पूरी तरीके से तबाह करने की कोशिश की और इस तरीके से सोए हुए ईरान को जगने से पहले ही अपाहिज कर दिया था।
और सुबह होते ही बेंजामिन नेतन्याहू ने इसका ऐलान किया और कहा कि यह ऑपरेशन अभी लंबा चलने वाला है। This operation will continue for as many days as it takes. नेतन्याहू ने कहा कि हमने यह अटैक ईरान के लोगों को आज़ादी देने के लिए किया है। इनके खुद के देश के लोग कह रहे हैं यार तुम कुर्सी से उतरो और हमें आज़ाद करो। खुद अपने लोगों को यह आज़ादी दे नहीं पा रहे, या ईरान के लोगों को चले हैं आज़ादी देने के लिए। एविएशनिस्ट और इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग जैसे डिफेंस ट्रैकर के मुताबिक 100 से ज़्यादा टारगेट को हिट किया गया, जिसमें नतांज के सेंट्रीफ्यूजिस हॉल, इस्फहान के मिसाइल प्लांट्स, पुराने R&D बंकर्स और तेहरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के हेडक्वार्टर शामिल थे। इजराइल के लिए फॉर्मूला बड़ा सिंपल था, सरप्राइज, स्केल और स्पीड। इजराइल ने मल्टी डोमेन सैचुरेशन डॉक्ट्राइन फॉलो किया, जिसमें हवाई अटैक के साथ साथ साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का एक साथ इस्तेमाल किया गया, जिससे ईरान के बचे कुचे कुछ एयर डिफेंस सिस्टम S-300 वो भी जैम हो गया। और इसके बाद खबर आती है कि 14 न्यूक्लियर साइंटिस्ट और 2 IRGC के कमांडर इन अटैक्स में मारे गए। इस अटैक ने पूरी दुनिया में एक हलचल मचा दिया था। वॉशिंगटन से लेकर के बीजिंग तक, तेहरान से लेकर के मॉस्को तक हर जगह सीक्रेट मीटिंग होल्ड होने लगी। मीडिया चैनल और एक्सपर्ट अपने स्पेकुलेशंस देने लगे कि ईरान रिटेलिएशन में क्या कर सकता है, और काफी सारे एक्सपर्ट ये मानने को ही तैयार नहीं थे कि ईरान इजराइल के सामने खड़ा भी हो सकता है। लेकिन ईरान ने रिटेलिएट किया। ईरान ने अपने इस रिटेलिएशन को रिंग ऑफ फायर का नाम दिया। सैकड़ों ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स को डायरेक्ट इजराइल पर लॉन्च कर दिया। इजराइल बड़ा कॉन्फिडेंट था अपने मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के कि कोई भी ड्रोन्स या मिसाइल उनके डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। प्लस उनके साथ सारी वेस्टर्न कंट्रीज साथ में मिली हुई थी और ईरान के थ्रू फायर किए गए ड्रोन और मिसाइल्स को वो रास्ते में ही रोक रही थी। इनमें UK, USA, फ्रांस, जर्मनी, इवन जॉर्डन भी शामिल था। बल्कि बाद के कुछ रिपोर्ट्स ये तक बताती हैं कि सऊदी अरेबिया भी इजराइल के साथ मिला हुआ था, इंटेलिजेंस दे रहा था कि कब कितने मिसाइल और ड्रोन्स ईरान से फायर हो रहे हैं। इस रिटेलिएशन का दूसरा दिन आते आते कई सारी ईरानियन मिसाइल्स इजराइल को हिट करती हैं, कई बिल्डिंगें तबाह होती हैं और 4 इजरायली की मौत होती है, 22 लोग जख्मी होते हैं। और फिर ये एक हेडलाइन बन जाता है। क्यों ना बने हेडलाइन? क्योंकि ईरानियन मिसाइल्स को इतने लेयर के एयर डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट करना पड़ा। हेडलाइन तो बनना ही था। इतने सारे मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट करते हुए अपने कई सारे मिसाइल्स को शूट डाउन करवाने के बाद कुछ मिसाइल्स जाकर गिरे थे और इजराइल के लोग एक बबल में रह रहे थे कि उन पर कोई भी अटैक नहीं कर सकता, उन्हें कोई मिसाइल या ड्रोन छू नहीं सकता है। उनका ये बबल भी फूट गया और 4 इजरायली की मौत क्यों ना दुनिया की न्यूज एजेंसीज का हेडलाइन बनी, क्योंकि एक यहूदी के जान की कीमत हजारों लोगों के जान से ज्यादा कीमती है। सॉरी, ज्यूज नहीं, इजरायली। एक इजरायली के जान की कीमत हजारों लोगों की जानों से ज्यादा कीमती है, फिर वो चाहे किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी रेस का हो, किसी भी देश का हो। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि ईरान के सारे मिसाइल्स और ड्रोन्स या आधे भी गिरे जा रहे हैं इजराइल पर। इजराइल ने शुरू में क्लेम किया कि उनके मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम 90% ईरान के ड्रोन और मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लेते हैं, और जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ती जाती है ईरान की कैजुअलिटीज इजराइल के मुकाबले में कई गुना ज्यादा बढ़ती चली जाती है। लेकिन ईरान हार नहीं मानता है, वो लगातार रिटेलिएट करता रहता है। वो कई सारे ड्रोन्स और मिसाइल्स अब भी फायर कर रहा था, लेकिन लोगों को दिख रहा था कि ईरान भी कमजोर पड़ रहा है। जहां शुरू के दिनों में उसने हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स एंड मिसाइल्स को लॉन्च किया था, अब धीरे धीरे वो गिनती 10-15 में आ गई थी। लेकिन इजराइल का भी हाल कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। उनके पास अब इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे थे। मिसाइल्स और ड्रोन्स को रोकने की ताकत धीरे धीरे घटती जा रही थी। जहां पर इजराइल ने 90% तक का इंटरसेप्शन रेट अनाउंस किया था, अब वो घट करके 60% पर आ चुका था। यानी कि ईरान अगर 20 मिसाइल छोड़ रहा है तो उसमें से 10 जाकर के इजराइल को हिट कर रही है। और अब नेतन्याहू वेस्टर्न कंट्रीज से हेल्प मांग रहे हैं कि वो खुद वॉर ज्वाइन कर ले। नो सीरियसली, उनको मिसाइल्स, इंटरसेप्टर्स और दूसरी चीजें तो प्रोवाइड करे ही करें, लेकिन वो खुद इजराइल के साथ आकर के वॉर ज्वाइन करें। जब इजराइल में तबाही ज्यादा बढ़ने लगी, मृतकों की संख्या ज्यादा बढ़ने लगी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से कहा कि अब अनकंडीशनल सरेंडर कर दो। शायद ट्रंप को यह पता नहीं कि हमास जो छोटा सा ग्रुप है जिसके पास उतनी ज्यादा ताकत भी नहीं है, वो 1.5 साल से ऊपर हो गए हैं, वो आज भी इजराइल के साथ लड़ रहा है। उसकी सारी लीडरशिप खत्म हो चुकी है, लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया है। हिजबुल्लाह की सारी लीडरशिप खत्म हो गई,
लेकिन उन्होंने फिर भी सरेंडर नहीं किया। आखिरकार इजराइल को उनके साथ सीज फायर करना पड़ा। हुतीज ने कभी भी सरेंडर नहीं किया। यूएस को जाकर के उनके साथ डील करनी पड़ी। अगर ये छोटे छोटे ग्रुप हाई टेक इक्विप्ड मिलिट्री के सामने सरेंडर नहीं करते तो जो इनको प्रोवाइड कर रहा है ताकत ईरान, वो इजराइल के सामने कैसे सरेंडर कर देगा। सो एज एक्सपेक्टेड ईरान ने इसको हवा में उड़ा दिया और जंग लगातार जारी रही। इजराइल ईरान पर एयर स्ट्राइक करता, ईरान मिसाइल्स और ड्रोन फायर करता है इजराइल के ऊपर, और फिर छठा दिन गुजर गया। इजराइल की बहुत कोशिशों के बावजूद भी सीज फायर नहीं हुआ। अब ये छठा दिन इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि इजराइल ने 6 डे वॉर रिपीट करने की कोशिश की थी। उसे लगा था कि सिर्फ 6 दिन के अंदर अंदर ईरानियन रिजीम को गिरा दूंगा, 6 दिन के अंदर अंदर इनके सारे मिलिट्री की टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर दूंगा, इनके पास रिटेलिएशन का कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। लेकिन उस 6 दिन के बाद भी ईरान लगातार रिटेलिएट कर रहा था जितनी भी ताकत थी, और उसका असर इजराइल में देखने को भी मिल रहा था। और फिर 7वें दिन इस जंग में यूएस की एंट्री होती है। अमेरिकन B-2 बॉम्बर्स ईरानियन एयर स्पेस में दाखिल होते हैं और 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट करते हैं। जो चीजें मीडिया एजेंसीज और एक्सपर्ट स्पेकुलेट कर रहे थे, अब वो कहीं ना कहीं सच होते हुए दिखाई देने लगा था। और इस अटैक को डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया। हालांकि इस अटैक के बाद बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई। ईरान ने कहा जिन न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक हुआ है वहां से हमने यूरेनियम पहले ही निकाल लिया था, मतलब यूएसए के साथ प्रैंक हो गया। अब सच्चाई क्या है? हो सकता है कि 15-20 साल के बाद कोई किताब लिखी जाए या इससे रिलेटेड पेपर्स को डीक्लासिफाई किया जाए, तब जाकर के सच्चाई हमारे सामने आए। क्योंकि यूएसए जैसा कंट्री जो कि सैटेलाइट इमेजेस से रियल टाइम में इजराइल की वॉर में मदद कर रहा था, उसे ये कैसे ना पता हो कि वहां से यूरेनियम को निकाल लिया गया है। इस अटैक के बाद ईरान ने धमकी दी कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दें। अब यूएसए को ये रियलाइज हो चुका था कि ईरान सरेंडर करने वाला नहीं है, इसलिए अब वो सीज फायर की बात करने लगा कि इजराइल और ईरान सीज फायर कर लें। लेकिन ईरान सीज फायर के लिए रेडी नहीं हो रहा था। फिर ईरान ने मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी यूएस की मिलिट्री बेस सेटकॉम पर अटैक किया। इराक में यूएस की मिलिट्री बेस पर अटैक किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इससे हमें ज्यादा कुछ कैजुअलिटी नहीं हुई, अब ईरान को रुक जाना चाहिए और सीज फायर कर लेना चाहिए। हंगो ह्यूमन राइट्स ऑडिट के हिसाब से पहले 9 दिन में ही करीब 698 ईरानियंस और टॉप लेवल के कमांडर्स मारे गए। वहीं पर इजरायली रिपोर्ट के मुताबिक 28 जाने गई हैं। यहाँ आयरनी यह है कि इजराइल ईरान के वॉर के कोलैटरल विक्टिम थर्ड पार्टी मेजॉरिटी पैलेस्टीनियंस हैं। अब जंग सिर्फ फाइटर जेट और मिसाइल और ड्रोन से ही नहीं लड़े जाते, बल्कि उसके पीछे फाइनेंसिंग की बड़ी हाथ होती है। डीएनए इंडिया के कॉस्ट एनालिसिस के हिसाब से इस जंग में $40 बिलियन से ज्यादा के एसेट डैमेज हुए। मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर्स के कॉस्ट, क्रूड ऑयल डिस्ट्रप्शंस और इंश्योरेंस प्रीमियम में स्पाइक। और फाइनली 12 दिनों के बाद ये दोनों देश सीज फायर पर एग्री हो जाते हैं और इसके बाद तेहरान के सड़कों पर एक हिस्टोरिक फ्यूनरल प्रोसीजंस निकलते हैं। 60 से ज्यादा टॉप IRGC कमांडर्स और टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को शहीदे वतन का टाइटल दिया जाता है। सड़कों पर जमा लाखों लोग एंटी इजराइल और एंटी यूएस स्लोगन्स बोल रहे थे और साथ में ही रशिया और चाइना के झंडों को लहरा रहे थे, जो कि क्लियर एक जियोपॉलिटिकल मूव दिखाई दे रहा था। और दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू अपने सेनेट में पहुंच करके ऐलान करते हैं कि हमने ईरान की बॉम्ब मेकिंग कैपेबिलिटी को 5 साल पीछे ढकेल दिया है। तो अपोजिशन ने उनसे डेटा मांग लिया, क्योंकि उनके अपोजिशन को भी पता है कि यह बंदा कितना झूठा है। 30 साल से बस सिर्फ झूठ ही बोलते आ रहा है, पूरी पॉलिटिक्स इसकी झूठ पर खड़ी हुई है। तो नेतन्याहू ने कहा कि वो चीजें अभी क्लासिफाइड हैं, वो डेटा हम आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन मार्केट ने अपना रिएक्शन दिखाया। मनी कंट्रोल के हिसाब से तेल अवीव TASE 35 इंडेक्स सिर्फ 3% रिबाउंड हुआ, मतलब इन्वेस्टर्स लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट ही प्राइस कर रहे थे। अब इस जंग से इंडिया को क्या फर्क पड़ता है? सबसे पहला ऑयल सिक्योरिटी। ब्रेंट $105 से $120 पर चला गया, जिसने इंडिया की इंपोर्ट बिल को 55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का झटका दिया। लेकिन सीज फायर के बाद प्राइसेस नॉर्मल हो गए। दूसरा, डायस्पोरा रिस्क। गल्फ रीजन में करीब 85 लाख इंडियंस रहते हैं, वहां पर काम करते हैं, कमाते हैं। इवैक्यूएशन कॉन्टीजेंसी के लिए ऑपरेशन कवच 2.0 रिहर्सल हुआ। तीसरा,
डिफेंस प्रोक्योरमेंट। इजराइल ने एयर डिफेंस सिस्टम टेक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दिखा दिया, जिससे इंडिया का प्रोजेक्ट कुशा स्पीड अप होगा। और चौथा है डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग। इंडिया ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वोट से एब्सटेन कर दिया और ये करके अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी रीइंफोर्स की। लेकिन बिहाइंड द सीन इंडिया ने स्विट्जरलैंड चैनल का यूज करके नॉन स्टॉप डायलॉग फैसिलिटेट किया, क्योंकि इंडिया को एनर्जी, डिफेंस, ऑयल सब बैलेंस करना था। इस जंग में दोनों देशों ने बहुत कुछ खोया, लेकिन जो पिक्चर दुनिया के सामने निकल कर आई वो बहुत इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ईरान दशकों से हजारों सैंक्शंस के नीचे दबने के बावजूद भी ईरान ने अपने ड्रोन्स और मिसाइल्स को इतना एडवांस बनाया, अपने बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल्स को बिल्ड किया, और इससे लोगों को पता चला कि ईरान कितना पावरफुल है। लेकिन उतना भी नहीं जितना वो अपने लोगों को बताते हैं। ईरान को पता चल गया है कि अब उसको काम किस पर करना है, अपने एयर डिफेंस सिस्टम पर, अपने एयर फोर्स पर काम करना है, और उससे भी पहले उसको मोसाद के एजेंट्स पर जो उसके देश में पेनिट्रेट कर चुके हैं उनको ढूंढ करके मारना है। दूसरे नंबर पर इजराइल, जिसने एक पूरा बबल क्रिएट करके रखा था कि हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता है, हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। वो बबल फूट चुका है और इजराइल के लोग उल्टा अपने ही प्रधानमंत्री को कटघरे में लाकर खड़े कर दिए। तीसरे नंबर पर है यूएस, जिसकी धमकियों को शायद अब उतना ज्यादा कोई सीरियस ही नहीं लेता है। दुनिया अब देख रही है कि ये सुपर पावर का टाइटल धीरे धीरे यूएस के सर से खिसक रहा है। 50,000 से ज्यादा पैलेस्टीनियंस की मौत पर जिसकी आवाज न खुले और उल्टा वो मिसाइल्स और बम दे इजराइल को कि और मारो। वही अगर 4 इजरायली मर जाएं तो फिर अपना B2 बॉम्बर्स लगा देता है ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर। सारे लोगों को ये हिपोक्रेसी दिख रही है और अब दुनिया एक नए वर्ल्ड ऑर्डर में एंटर कर रही है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ऐसे ही मैंने एक वीडियो और CIA के एक सीक्रेट ऑपरेशन पर बनाई थी, जिसमें CIA ने उस देश की पूरी तख्ता पलट ही कर दी थी। उस वीडियो को आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।